हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो जो सोशियोलॉजी के टॉप 30 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की होने वाली है। इसमें ये क्लास 12th के लिए है। यूपी बोर्ड 2025 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेक्चर 2 भाग 2। ठीक है गाइस, आइए वीडियो में चलते हैं। इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 से शुरू करने वाले हैं। कल क्वेश्चन नंबर 26 तक मैंने आपको बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 है, सामाजिक विषमता क्या है। ठीक, तो वर्ग, समुदाय और जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव करना सामाजिक विषमता कहलाता है। ठीक है, वर्ग के आधार पर, समुदाय, जाति, धर्म, अगर हम इन सब के आधार पर अगर हम भेदभाव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विषमता हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता क्या है। तो धर्म के आधार पर जब कोई धर्म के लोग दूसरे धर्म को निरंतर एवं स्वयं को ऊंचा बताएं। ठीक है, जब धार्मिक आधार पर कोई धर्म के लोग या दूसरे धर्म को निरंतर एवं स्वयं को ऊंचा, ठीक है, नीचा बताएं, अर्थात अपने धर्म के प्रति कट्टरतावादी विचारधारा रखना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, इसी भाषा में कि अपने धर्म के प्रति कट्टरतावाद दिखाना है, कट्टरतावाद विचार रखना ही सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ग क्या है। तो एक समान स्थिति वाले व्यक्तियों का समूह, एक समान, जिनकी एक समान स्थिति होती है, उस उन व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामाजिक बहिष्कार क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से किसी एक वर्ग या जाति को समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं होने दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक बहिष्कार कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता क्या है। तो अस्पृश्यता, तो जब किसी जाति विशेष के लोग, जब किसी जाति विशेष के लोग अन्य वर्ग, धर्म, जाति के व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्पर्श ना करें, ठीक है, करें या ना करने दें, उसे अस्पृश्यता कहा जाता है। ठीक है, दूसरे को छूना या उसके हाथ का बना हुआ खाना सब छुआछूत के उसके आता है और इसे बहुत ही नीच समझा जाता है। ठीक है, अगला है प्रश्न नंबर 32 है, भारत में जनजातियों का वर्गीकरण कीजिए। तो प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के आधार पर, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके नियंत्रण के आधार पर, शिक्षा का अभाव पर, ठीक, भाषा के आधार पर वर्गीकरण, इनके आधार पर है, इसके कोई भाग नहीं है, लेकिन भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण करा गया है जनजातियों का, तो उसमें क्षेत्र के आधार पर अर्जित लक्षणों के अनुसार वर्गीकरण किया गया है। भाषा के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है उसमें इंडो आर्यन आते हैं, ड्रेवियन आते हैं, ऑस्ट्रो एशियाई आते हैं और तिब्बती चीनी भाषाई। ठीक है, इंडो आर्यन, द्रविड़ियन, ऑस्ट्रो एशियाई और तिब्बती चीनी भाषाई। ठीक, ये जनजातियों का वर्गीकरण किया गया है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जनजातीय समस्या क्या है। तो शिक्षा का अभाव, ये जनजाति की सबसे बड़ी समस्या है। रोजगार का अभाव, ये जनजाति की सबसे बड़ी समस्या है। स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव आदि समस्याएं, ये भी जो है जनजाति की सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की विशेषता क्या है। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अतिरिक्त आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ठीक, जो अनुसूचित जाति और जनजाति होती हैं, इनके अतिरिक्त जो आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग होते हैं उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद को परिभाषित कीजिए। क्षेत्रवाद क्या होता है। तो जब लोग अपने क्षेत्रों को संपूर्ण राष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से प्रमुख बताना एवं उसकी समस्याओं का उठाना क्षेत्रवाद कहलाता है। जब कोई लोग हैं, तो ये कोई मतलब एक समूह है, कोई लोगों का समूह है, वे अपने इस क्षेत्र से ज़्यादा लगाव रखते हैं अपनी भाषाई प्रेम की वजह से, या फिर उस क्षेत्र में कोई ऐसी, उस क्षेत्र की कोई मतलब ऐसी बात की वजह से जहाँ से उन्हें एक विशेष लगाव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उसके अगर प्रति वो आवाज़ उठाना शुरू कर दें तो उसे क्या कहते हैं, हम क्षेत्रवाद कहते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाता है, क्षेत्रवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नगरीय समाज की विशेषताएं। तो द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं नगरीय समाज के व्यक्ति। अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है नगरीय समाज में। शिक्षा की व्यवस्था होती है नगरीय समाज में। ठीक है, एकल परिवार प्रणाली पाई जाती है वो नगरीय समाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्र के लिए निष्ठा या राष्ट्र की प्रगति के लिए आदर्शों का सिद्धांत बनाना तथा उसके लिए नीति निर्माण एवं योगदान देना राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक विविधता क्या है। तो हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक चिन्ह, ठीक, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के सामाजिक चिन्ह जैसे भाषा, भोजन, परिधान के आधार पर जो भिन्नताएं पाई जाती हैं
उसे हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। यानी कि संस्कृति में जो विविधताएं पाई जाती हैं उसे हम सांस्कृतिक विविधता कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका बतानी है। तो जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता पर शासन करना लोकतंत्र कहलाता है। और ये कहा किसने है? ये कथन किसका है? ये अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है कि जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता पर शासन करना लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है। इसमें राजनीतिक दलों की निम्नलिखित भूमिका है। तो क्या भूमिका है? पहला है, राजनीतिक दल चुनाव में भागीदारी करते हैं। राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में भागीदारी करते हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक, विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आदि राजनीतिक दलों के कार्य हैं। ठीक, आदि क्या है? राजनीतिक दलों के कार्य हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता क्या है? तो धर्म के आधार पर, ठीक, धर्म के आधार पर सामान्यतः किसी भी धर्म को छोटा या बड़ा न समझना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। या जब कोई राज्य एक विशेष धर्म को वरीयता ना दे, मतलब कोई भी एक राज्य, कोई देश एक ही धर्म को वरीयता ना दे, एक धर्म को बड़ा ना माने, वो सभी धर्मों को माने, तो उसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं? सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? ठीक। तो यह सामाजिक अनुसंधान की वह पद्धति है जिसमें अनुसंधानकर्ता घटना स्थल पर स्वयं जाता है और घटना की जांच करता है। ठीक है। तो उसे हम सामाजिक सर्वेक्षण कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिकरण की विशेषता लिखिए। तो औद्योगिकरण क्या क्या विशेषता है? पहली है, नवीन उद्योग की स्थापना, नए से नए उद्योग लगाए जा रहे हैं। हाथ की बजाय मशीनों का अधिक प्रयोग करना, तो हाथ की बजाय मशीनों का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। ठीक। श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण, तो श्रम का विभाजन और विशेषीकरण हो रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 43, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं? तो संस्कृतिकरण, जब छोटी जाति के लोग बड़े समूह या जाति की संस्कृति को आत्मसात कर लेते हैं या उसका अनुसरण करते हैं तो उसे हम संस्कृतिकरण कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, समाज में कानून की क्या विशेषता है? तो कानून प्रणाली लोगों के अधिकारों को प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो कानून प्रणाली होती है वो समाज में लोगों के जो अधिकार होते हैं उन्हें प्रदान करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण किसे कहते हैं? तो आधुनिकीकरण, इसका संबंध वैज्ञानिक मूल्यों से है। किससे है इसका संबंध? वैज्ञानिक मूल्यों से है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के नए परिवर्तन की प्रक्रिया है। सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था के नए परिवर्तन की प्रक्रिया है, उसे हम क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रभुत्व जाति किसे कहते हैं? प्रभुत्व जाति, तो ऐसी जातियां, क्या ऐसी जातियां जिनका समाज में बहुत अधिक वर्चस्व या उसका अधिक बोलबाला हो, मतलब ऐसी बड़ी जातियां, ऊंची जातियां जिनका समाज में बहुत अधिक वर्चस्व हो, बोलबाला हो, वो बहुत उच्च मानी जाती हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रभुत्व जाति कहते हैं। यानी कि प्रभु जाति उसे कहा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमीकरण किसे कहा जाता है? ठीक, पश्चिमीकरण किसे कहा जाता है? तो यह वैश्वीकरण का प्रभाव है। पश्चिमीकरण जो है वो एक वैश्वीकरण का प्रभाव है। पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ना पश्चिमीकरण कहलाता है। यानी कि हमारे जो भारतीय समाज पर जो पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है उसे ही हम पश्चिमीकरण कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज किसे कहते हैं? तो पंचायत 5 लोगों के न्याय व्यवस्था को कहा जाता है। किसे? पंचायत 5 लोगों के न्याय व्यवस्था को कहा जाता था। वर्तमान में शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई जो है वो पंचायत मानी जाती है। ठीक, वर्तमान में सबसे छोटी इकाई मानी जाती है शासन व्यवस्था की, वो कौन सी है? पंचायत। एक विशेष बात, 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 73वां। इसमें पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई थी। ठीक, 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया जिसमें पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। ठीक। अब दूसरा विशेष बात है, नोट है कि 73वें संविधान संशोधन में तृतीय स्तरीय व्यवस्था भारत में लागू की गई। ठीक है, त्रिस्तरीय व्यवस्था भारत में लागू की गई। जिला पंचायत जिला स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक एवं प्रखंड स्तर पर और ग्राम पंचायत गांव के स्तर पर लागू की गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 49, दबाव समूह क्या है? तो वह गैर राजनीतिक संगठन जो सामाजिक हित एवं मुद्दों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं।
गैर राजनीतिक संगठन जो सामाजिक हितों के लिए एवं मुद्दों के लिए सरकार पर दबाव बनाते हैं या आवाज उठाते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार पर चर्चा कीजिए। तो समस्या, भूमिहीनता, छोटी भूमि धारकता, भूमि का असमान वितरण। भूमि सुधार जब भी तो कि भूमि की हीनता है, भूमि भूमि छोटी भूमि धारकता है, भूमि का असमान वितरण है, तो इसके सुधार, समस्या ये है हमारी, इसका सुधार करना है। इसमें एक विशेष बात है कि इंदिरा गांधी द्वारा भूमि सुधार, तो जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया, चकबंदी समाप्त कर दी गई, हदबंदी भी समाप्त कर दी गई। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में जो हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या है, इसमें हरित क्रांति के बारे में मुझे हरित क्रांति क्या है। तो ऐसी तकनीक जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है, उसे हरित क्रांति कहा गया। जो ऐसी तकनीक थी जिसमें खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने की जो है प्रक्रिया की गई, तो उसे हरित क्रांति कहा गया। 1960 के दशक में शुरू की गई थी हरित क्रांति, जो थी वो 1960 के दशक में शुरू की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 के बोर्ड के लिए। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नोट है कि हरित क्रांति के उपकरण क्या थे। तो कृषि का मशीनीकरण करना, यानी कि जो कृषि हाथों से करी जाती थी, जो खेत बैलों से हल से जोते जाते थे, अब वो ट्रैक्टर से जोते जा रहे हैं। HYV बीज, उन्नतशील बीज, तो इनका उपयोग करना, HYV जो बीज थे इनका उपयोग करना, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना, अधिक सिंचाई करना, ये जो है हरित क्रांति के उपकरण थे। ठीक। नोट, हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा। तो खाद्य संपन्नता, हमारा भारत देश खाद्य संपन्नता हो गया। किसानों की आय में वृद्धि होने लगी, आयात में कमी आ गई, जो हम विदेशों से मंगा रहे थे उसमें कमी हो गई, अब हमारे देश में इतना होने लगा कि विदेशों से मंगाने की जरूरत ही नहीं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई क्योंकि हरित क्रांति के बाद यहाँ पे बहुत अधिक कृषि की जाने लगी, जिससे आयात करने की बजाय निर्यात होने लगा। भारत स्वयं पर निर्भर हो गया, भारत जो आत्मनिर्भर हो गया, स्वयं पर निर्भर हो गया। ठीक। नोट, हरित क्रांति के दोष, तो हरित क्रांति के दोष क्या थे। पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा। ठीक। भूजल स्तर में कमी आई, क्योंकि जल का सिंचाई अधिक की जाने लगी तो भूजल स्तर में भी कमी आ गई, पर्यावरण पर प्रभाव पड़ा। किसानों में आय का असमान वितरण हो गया, जो छोटे किसान थे उनके पास कम, जो बड़े किसान थे उन्होंने अधिक लाभ उठाया हरित क्रांति का। संपूर्ण भारत में लाभ नहीं, हरित क्रांति का जो संपूर्ण भारत में लाभ नहीं था, पूरे भारत में इसका लाभ नहीं था। ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषक समाज की 3 विशेषता। कम आय, कृषक समाज की जो है कम आय होती है। मानसून पर निर्भरता, बारिश पड़ेगी तो ठीक है, वरना सिंचाई का कोई इनके पास साधन नहीं होता है। फसल का दाम नहीं मिलना, इन्हें फसल का ठीक दाम नहीं मिलता है। ठीक। ग्रामीण समुदाय, ग्रामीण समुदाय में कृषक समाज पाया जाता है। जीवन निर्वाह के लिए कृषि, ये सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करते हैं, इनका मेन मकसद कोई फसल का मतलब व्यापार करना नहीं होता है। ठीक। गाइस, तो अपने 52 क्वेश्चन अपने पूरे हो चुके हैं। गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, 2025 बोर्ड के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, तो पढ़ते रहिएगा, तैयारी करते रहिएगा। गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।